हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो हम कंटिन्यू करेंगे इस सब्जेक्ट को। तो आपको वीडियो को प्रॉपरली वॉच करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट को। देखिए, हमारा सब्जेक्ट है इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो इरिगेशन का मतलब क्या होता है? इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। क्या होता है? सिंचाई। सिंचाई क्या होता है? फसल को पानी देना। फसल को पानी देना। फसल को पानी देने को ही सिंचाई कहते हैं। फसल को पानी देने को ही सिंचाई कहते हैं। तो फसल को दो टाइप से पानी मिलता है। एक तो रेन के थ्रू मिलता है, वर्षा के थ्रू मिलता है। और जब वर्षा नहीं होती तो आर्टिफिशियली फसल को पानी देते हैं। आर्टिफिशियल तरीके से फसल को क्या करते हैं? पानी देते हैं। तो सिंचाई क्या हो गई? फसल को आर्टिफिशियल तरीके से पानी देना। फसल को आर्टिफिशियल तरीके से पानी देने को ही सिंचाई कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? इरिगेशन क्या होता है? सिंचाई, फसल को आर्टिफिशियल तरीके से पानी देना। जबकि एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? बताओ, एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? खेती। खेती। तो जो एग्रीकल्चरल लैंड होती है, जो कल्चरेबल लैंड होती है, खेती करने योग्य ज़मीन होती है, वहाँ हम क्या करते हैं? फसल उगाते हैं और फिर उस फसल को क्या करते हैं? पानी देते हैं। तो जो आपको एक क्रॉप्स दिख रही हैं, ये जो डायग्राम आपको दिख रहे हैं, जैसे व्हीट है ना, ये अलग अलग टाइप के हैं क्रॉप्स हैं। क्या है? क्रॉप्स हैं। तो इन क्रॉप्स को आपको क्या करना है? पानी देना है। इन क्रॉप्स को पानी देना है। ठीक है। इन क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए क्या चाहिए होता है? देखो, ये जो पौधे दिख रहे हैं ना, जो क्रॉप्स दिख रही, फसल दिख रही है, इनकी ग्रोथ के लिए पानी चाहिए। तो तभी आपका पैदावार अच्छा होगा। तो आपको क्या करना है? पानी देना है। तो हमारे मन में क्वेश्चन आ रहा है, क्या हम इंजीनियरिंग करके फसल को पानी देंगे? सिंपल सी बात है, आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हम इंजीनियरिंग करके पानी देंगे फसल को? बिना इंजीनियरिंग किए क्या पानी नहीं दे सकते हैं? बताइए। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? वाई डू स्टडी इंजीनियर्स? जो इंजीनियर्स होते हैं, इरिगेशन इंजीनियरिंग की स्टडी क्यों करते हैं? क्या ज़रूरत पड़ गई स्टडी करने की? यार, हम 4 साल इंजीनियरिंग करके या 3 साल आप डिप्लोमा करके खेत में पानी दोगे? क्या मकसद है इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ने का? तो हमारे मन में क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन ये आ रहा है कि व्हाई डू इंजीनियर्स स्टडी अबाउट इरिगेशन? जो इंजीनियर्स हैं, इरिगेशन के बारे में स्टडी क्यों करते हैं? तो इसको हम सिंपल शब्दों में इसका आंसर करने का प्रयास कर रहे हैं और आप इसको समझिए। ये कोई एग्रीकल्चरल लैंड है। ये कोई एग्रीकल्चरल लैंड है। कैसी लैंड है? खेती योग्य ज़मीन है। खेती योग्य ज़मीन है। अब इस ज़मीन में आप क्या करोगे? खेती योग्य ज़मीन है तो अब क्या करोगे? यहाँ फसल उगाएंगे। मतलब बहुत सारे फार्मर का यहाँ क्या ज़मीन होगा? जैसे मान लीजिए फार्मर नंबर 1 है, फार्मर 2, फार्मर 3, फार्मर 4। बहुत से किसान हैं। एक कोई एरिया है जहाँ एक कल्चरेबल लैंड है, खेती योग्य ज़मीन है। तो यहाँ क्या होगा? फसल उगाएंगे। क्या उगाएंगे? फसल उगाएंगे। तो फसल की ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए होता है। तो हम पानी कहाँ से लाएंगे? हम पानी कहाँ से लाएंगे? ये पानी हमें कहाँ से मिलेगा? तो पानी के सोर्स क्या है, उस पर हम पहले बात कर लेते हैं। पानी के सोर्स क्या है? सोर्सेस ऑफ वाटर। समझ में सब कुछ आएगा, बस ध्यान से वीडियो को देखना। सोर्सेस ऑफ वाटर। तो क्या क्या फोर्सेस हैं वाटर के? क्या क्या फोर्सेस हैं? देखिए, जनरली 2 टाइप के फोर्स हैं। एक होता है अंडरग्राउंड वाटर फोर्स। अंडरग्राउंड वाटर फोर्स। तो अंडरग्राउंड वाटर फोर्स में क्या आता है? मतलब जो ग्राउंड के नीचे, आल्सो नोन एज सब सरफेस वाटर फोर्स। क्या बोलते हैं? सब सरफेस वाटर फोर्स। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे? जैसे वेल हो गया, ट्यूबवेल हो गया। ठीक है, ये क्या है? सब सरफेस वाटर के सोर्स हैं। सरफेस से नीचे जो पानी होता है दैट इज कॉल्ड सब सरफेस वाटर फोर्स या फिर अंडरग्राउंड वाटर फोर्स। इसके अलावा क्या है? सरफेस वाटर फोर्स। इसके अलावा क्या है? सरफेस वाटर फोर्स। ठीक है।
सरफेस वाटर फोर्स, सरफेस वाटर फोर्स, इसमें क्या क्या आ जाएगा? सरफेस वाटर फोर्स में आपका आ जाता है रिवर्स, क्या आ जाएगा? डैम, समुंदर, ये क्या आ जाएंगे? सरफेस वाटर फोर्स में। तो हमें फोर्स ऑफ वाटर मिल गया, पानी का फोर्स मिल गया। अब इस पानी को हमें क्या ले जाना है? इस खेत में ले जाना है। तो क्या करोगे? कुएं को उठा के ले जाओगे, या फिर ट्यूबवेल को उठा के ले जाओगे, या फिर रिवर या डैम को उठा के ले जाओगे खेत में? क्या करोगे? देखो अपन करने क्या वाले हैं, ये आपका जो एग्रीकल्चरल लैंड है, ये जो लैंड है ना, जो खेती योग्य ज़मीन है, अब हमारे पास मान लीजिए कोई रिवर थी, ये कोई रिवर इधर से इधर जा रही थी, ये जो कोई रिवर है, ये रिवर इधर से इधर जा रही थी, इसका डायरेक्शन इधर था, और हमारा खेत कहीं इधर है, ये हमारा खेत है। तो क्या करेंगे? रिवर को मोड़ देंगे? रिवर तो मुड़ेगी नहीं। हम क्या करेंगे? एक कैनाल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक कैनाल बनाएंगे, और उस कैनाल की सहायता से, कैनाल का मतलब क्या होता है? नहर, एक नहर बनाएंगे, और उस नहर से पानी को अपने खेत में ले जाएंगे। समझ में आ रहा है? ये जो आपकी रिवर थी, इस रिवर का डायरेक्शन तो ऐसे था, तो हम क्या करेंगे? एक कैनाल बनाएंगे, और इस कैनाल से पानी को खेत में ले जाएंगे। तो इस कैनाल की कितनी विड्थ होनी चाहिए, इस कैनाल का कितना स्लोप होना चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा? देखो, इस कैनाल की कितनी विड्थ होनी चाहिए, क्या स्लोप होनी चाहिए, इस कैनाल की डिजाइन कौन करेगा? इस कैनाल की डिजाइन कौन करेगा? एक सिविल इंजीनियर ही इसकी डिजाइन कर सकता है। एक सिविल इंजीनियर ही इसकी डिजाइन कर सकता है। या फिर हो सकता है किसी डैम से आप पानी ला रहे हो, किसी डैम से पानी आप ला रहे हो इस खेत में। इस मान लीजिए ये जो रिवर थी, यहाँ क्या थी? रिवर थी, और रिवर ना होके यदि मान लीजिए यहाँ पास कोई डैम होता, क्या होता? डैम होता। तो इस डैम से आप क्या करते? देखिए डैम है आपका, तो अब क्या करेंगे हम? ये जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर होता है ना, इसको बोलते हैं डैम। क्या बोलते हैं? डैम, डैम। और इधर साइड ये आपका जो वाटर लेवल है, जिधर पानी भरा होता है, इधर पानी भरा हुआ है, यहाँ पानी भरा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? रिजर्वायर। क्या बोलते हैं? रिजर्वायर बोलते हैं। तो जिधर पानी भरा होता है उसे रिजर्वायर बोलते हैं, और जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर होता है, जो बॉडी होती है, उसे डैम बोलते हैं। तो इस डैम से हम क्या करेंगे? एक कैनाल बनाएंगे, इस डैम से एक कैनाल बनाएंगे, और कैनाल की सहायता से पानी कहाँ ले जाएंगे? खेत में ले जाएंगे। तो इस डैम की कौन डिजाइन करेगा? इस डैम की डिजाइन कौन करेगा? एक सिविल इंजीनियर ही इस डैम की डिजाइन कर सकता है। तो हमारा जो सवाल था, सवाल क्या था? व्हाई डू इंजीनियर्स स्टडी अबाउट इरिगेशन? तो देखो, इरिगेशन करने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए होता है, और पानी के हमारे पास फोर्सेस अवेलेबल हैं, अंडरग्राउंड वाटर फोर्स और सरफेस वाटर फोर्स। तो उस फोर्स से लेकर के पानी को खेत तक ले जाना है, तो हमें कैनाल बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? कैनाल बनानी पड़ेगी। तो उस कैनाल की डिजाइन कौन करेगा? एक सिविल इंजीनियर ही कैनाल की डिजाइन कर सकता है। डैम जो आपका सरफेस वाटर फोर्स है, उस डैम में कौन डिजाइन करेगा? एक सिविल इंजीनियर ही कर सकता है। फसल को कितना पानी चाहिए, इसका भी आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके लिए इंजीनियर्स, जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं, इरिगेशन का स्टडी करते हैं। समझ में आई बात? अच्छा, तो देखिए कुछ पॉइंट है, आपको लिख लीजिए इसको। मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। देखिए, जो ये सवाल था, इस सवाल का जवाब क्या है? सिंपल सी बात है, एक सिविल इंजीनियर को क्या क्या पता होना चाहिए? कैनाल और डैम की डिजाइन करनी पड़ती है, कैनाल या फिर डैम की क्या करनी पड़ती है? डिजाइन करनी पड़ती है। इसके अलावा उसको पता होना चाहिए कि डिस्चार्ज कितना रिक्वायर्ड है, डिस्चार्ज इसको भी कैलकुलेट करना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए फसल को कितना पानी चाहिए। यू मस्ट नो द व्हाट इज द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। आपको पता होना चाहिए, यू मस्ट नो द, यू मस्ट
नो द वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स, वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स, फसल को कितना पानी चाहिए ये पता होना चाहिए। तो ठीक है, आई थिंक आपको ये आंसर मिल गया होगा। तो इरिगेशन का मतलब क्या होता है? सिंचाई, फसल को पानी देना। तो ये बेसिक था थोड़ा सा इरिगेशन इंजीनियरिंग के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे फ्लेवर्स कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं फ्लेवर्स पे। फ्लेवर्स यानी फीला की बफ। फीला क्या है? बफ में बैठ के जा रही है, ठीक है ना। कहाँ जा रही है मेरे को नहीं पता। देखो फीला और बफ से मेरा कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, जाने दो जहाँ जाए। तो पहला चैप्टर आपका है बेसिक्स ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग एंड वेरियस टाइप्स ऑफ इरिगेशन मेथड। हम पढ़ने वाले हैं इरिगेशन की क्या डिफिनीशन होती है, ठीक है, इरिगेशन की क्या डिफिनीशन होती है, इरिगेशन क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कौन कौन सी मेथड्स होती है इरिगेशन करने की, कौन कौन सी मेथड होती है, कौन कौन सी टेक्निक होती है इरिगेशन करने की। आपने सुना होगा स्प्रिंकलर इरिगेशन, आपने सुना होगा ड्रिप इरिगेशन, आपने सुना होगा चेक फ्लडिंग इरिगेशन, वाटर स्ट्रिप इरिगेशन, प्री फ्लडिंग इरिगेशन, बेसिन फ्लडिंग इरिगेशन, है ना, सब सरफेस सरफेस ड्रिप इरिगेशन, ये कई टाइप के आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो उन सबको हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 में, ठीक है। चैप्टर 2 में हम देखेंगे जो हमारी क्रॉप्स है, ये जो हमारी क्रॉप्स थी, ये जो हरी भरी इतनी सुंदर क्रॉप्स दिख रही है ना व्हीट की, जिससे आपकी रोटी बना के खाते हो, तो इन फसल को पानी चाहिए। क्या चाहिए? पानी। तो कितना पानी चाहिए, क्या इनकी नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर 3 में पढ़ेंगे क्या है कि इन फसल के सिंचाई के लिए में क्या चाहिए होता है? कैनाल बनानी पड़ती है। कैनाल है, कोई रिवर थी, रिवर से पानी इधर जा रहा था, तो हमें कैनाल बनानी पड़ेगी। तो इस कैनाल की हम डिजाइन करना सीखेंगे, कैनाल की डिजाइन करना सीखेंगे चैप्टर नंबर 3 में। लाइन्ड कैनाल और अनलाइन्ड कैनाल दोनों को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 है आपका डैम्स। डैम क्या होते हैं, बेसिक्स ऑफ डैम के बारे में डिस्कस करेंगे। कितने टाइप के डैम होते हैं, आपने सुना होगा कि कोई रिवर होती है ना, ये रिवर है आपकी, तो इस रिवर में डैम बनाया गया है। तो बेसिकली ये क्या होते हैं डैम, डैम क्यों बनाते हैं, डैम बनाने के क्या फ़ायदे होते हैं, कितने टाइप के डैम होते हैं, फंक्शन के आधार पर कितने टाइप का होता है, स्ट्रक्चरल डिजाइन के आधार पर कितने टाइप के डैम होते हैं, सब कुछ देखेंगे इसमें। 5वें चैप्टर में देखेंगे वाटर लॉगिंग एंड अदर मिसलेनियस टॉपिक। वाटर लॉगिंग मतलब फसल को ज़्यादा पानी देने से क्या नुकसान है, और जो कुछ छोटे मोटे टॉपिक है सीपेज थ्योरी वगैरह। तो ये 5 चैप्टर में आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग कंप्लीट होगा। तो बहुत ही शानदार तरीके से धीरे धीरे करके देखेंगे। और गाइस देखिए कि सभी सब चैप्टर को पढ़ने के बाद, चैप्टर 1 को मैंने पढ़ा, उसके प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज कर लेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज कर लेंगे। जितने भी आपके स्टेट के AJE और SSC JEE के क्वेश्चन हैं, इन सभी क्वेश्चन को हम कर लेंगे, हर एक चैप्टर वाइज ऐसे कर लेंगे। और क्या होगा, यदि आप इसके नोट्स भी लेना चाहते हैं ना, तो आप क्या करना, 9340888429 पे मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं सेंड कर दूंगा आपको नोट्स। आई बात समझ में? तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की हो जाएगी। बस क्या है कि थोड़ा पेशेंस बना के पढ़ना पड़ेगा। तो स्टार्ट करें चैप्टर 1, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 आपका है बेसिक्स ऑफ इरिगेशन एंड वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या होता है बेटा? सिंचाई। सिंचाई क्या है? फसल को पानी देना। सिंचाई क्या होता है? फसल को पानी देना। तो किस तरीके से पानी देना? आर्टिफिशियल तरीके से पानी देना, है ना। नेचुरल जो पानी होता है वर्षा के थ्रू, वो तो होता ही है। जो हम फसल को पानी देते हैं उसको बोलते हैं सिंचाई, ठीक है। तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी, इसको लिख लेते हैं। फसल को आर्टिफिशियल तरीके से पानी देने को ही सिंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं?
सिंचाई कहते हैं। इंग्लिश में लिखोगे, लिख लो। आप बोलोगे सर सब कुछ तो हिंदी में लिखवा देते हो, चलो इंग्लिश में लिखो। एप्लीकेशन ऑफ वाटर, एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स, टू द क्रॉप्स in an artificial manner, in an artificial manner is known as irrigation। समझ में आई बात? नहीं आई ना? चलो देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स इन एन आर्टिफिशियल मैनर, यानी आर्टिफिशियल तरीके से क्रॉप्स को, फसल को पानी देना। आर्टिफिशियल तरीके से क्रॉप्स को अर्थात फसल को पानी देना, इसी को क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। तो जब हम फसल को पानी देते हैं, जब हम फसल को पानी देते हैं तो उसके कुछ ना कुछ फ़ायदे होंगे, कुछ ना कुछ फ़ायदे होंगे, कुछ नुकसान भी होंगे। देखो क्या फ़ायदा होता है फसल को पानी देने से, क्या नुकसान होता है, क्या नुकसान होता है। ठीक है, जो पानी हम दे रहे हैं फसल को, उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए। जो पानी फसल को दे रहे हैं उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए। आपने पढ़ा है कि जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसके लिए फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर, केमिकल, बायोलॉजिकल, ये सब पढ़ते हो ना। हार्डनेस 0 होनी चाहिए, जो आपको नाइट्रेट होता है 45 मिलीग्राम पर लीटर से कम होना चाहिए। बहुत सारे पैरामीटर को आप डिस्कस करते हैं। तो जो सिंचाई के लिए पानी आप ले जा रहे हैं उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये भी तो जानना बहुत ज़रूरी है ना। क्या तरीके होते हैं, क्या तरीके होते हैं खेत में पानी देने के, फसल को पानी देने के क्या क्या तरीके होते हैं। तो सिंचाई जो आपका पहला चैप्टर है, इस चैप्टर में हमारे मन में बहुत सारे सवाल हैं। फसल को पानी देने से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, जिस फसल को हम पानी दे रहे हैं उसके किस तरीके से पानी देना है, उस पानी की क्या क्वालिटी होनी चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। तो इन सभी सवालों को हम लिख लेते हैं एक एक करके। तो देखिए पहला सवाल हमारे मन में है कि व्हाट आर द मेजर बेनिफिट्स ऑफ इरिगेशन। सिंचाई करने के क्या क्या मेजर बेनिफिट्स हैं, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ इरिगेशन, क्या नुकसान होता है सिंचाई से, उसको भी देखेंगे। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इरिगेशन, कितने टाइप्स का इरिगेशन होता है, कौन कौन से तरीके होते हैं सिंचाई करने के, टेक्निक कौन कौन सी होती हैं, और जिस पानी से हम सिंचाई करते हैं उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। राइट डाउन द डिटेल नोट्स ऑन द क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। ये जो इरिगेशन वाटर है, इरिगेशन वाटर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इस पर एक नोट लिखने को आपके एग्जाम में आ सकता है। मान लीजिए आप एसएससी जेई का मेंस दे रहे हो तो वहाँ एक क्वेश्चन इजीली 5-10 नंबर का पूछ सकते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए। तो सारे पॉइंट को हम लिखवाएंगे। जो 5 क्वेश्चन है, इन 5 क्वेश्चन में आपका चैप्टर 1 टिका हुआ है। तो चैप्टर 1 में जो जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ये आपके यही हैं। ठीक है, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देंगे कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 1 में, चैप्टर 1 आपका क्या था, बेसिक्स ऑफ इरिगेशन एंड वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो इरिगेशन की डिफिनेशन क्या होती है वो कवर हो चुकी है, और ये 5 क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्या मेजर बेनिफिट्स होते हैं इरिगेशन के। बोर तो नहीं हो रहे हो ना यार, बोर होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब्जेक्ट बहुत आसान होती है, बस आपको पढ़ना है अच्छे से। तो मेजर बेनिफिट्स ऑफ इरिगेशन आपका जो है, आप हेडिंग बना लीजिए मेजर बेनिफिट्स ऑफ इरिगेशन। तो क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या बड़े बड़े फ़ायदे हैं सिंचाई से, उसको हम देखने वाले हैं। तो आपको पता है सिंचाई से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, थोड़ा तो आइडिया ही है ना, आपको तो पता होना चाहिए। यदि आप किसान के बच्चे हैं तो और आप आइडिया लगा लेंगे कि पानी अच्छा होगा तो फसल अच्छी होती है, सीधी सी बात है। तो पहला है आपका फ़ायदा नंबर 1, इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। फूड ग्रेन क्या होते हैं आपके, गेहूँ, चावल, चना, ये सब क्या है, फूड ग्रेन है। क्या है, फूड ग्रेन है। मतलब क्या हुआ, इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये पर्टिकुलर गांव था, ये एरिया है जहाँ क्या होती है, खेती होती है, जहाँ क्या होती है, खेती होती है। बहुत सारे लोग रहते हैं घर बना के, और इधर घर बनाए हैं, और इस पूरे एरिया में क्या होती है, खेती होती है। तो इस एरिया में
जहाँ खेती होती है, यदि यहाँ पानी की फैसिलिटी, इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छी अवेलेबल होगी, तो जितने भी किसान हैं जिनके पास खेत है वो सभी की खेती बहुत अच्छी होगी, सभी की खेती बहुत अच्छी होगी। तो टोटल उस एरिया का जो प्रोडक्शन है फूड ग्रेन का, वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि देखो उस पर्टिकुलर एरिया में इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल थी, तो सभी की खेती बहुत अच्छी होगी, तो सभी के यहाँ गेहूँ चना चावल है बहुत ज़्यादा होगा, तो टोटल उस एरिया का क्या होगा, फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। यही है इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। कब होगा, जब पानी की फैसिलिटी अवेलेबल होगी तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि सभी के यहाँ अनाज होगा। वी कैन अचीव ऑप्टिमम ग्रोथ, यदि हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटी है तो हम ऑप्टिमम ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं। ऑप्टिमम का मतलब होता है मैक्सिमम। मतलब देखो एक कर्व के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ आपको, हम ऑप्टिमम ग्रोथ को कैसे अचीव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो हॉरिजॉन्टली लिख रहा हूँ ये है सप्लाइड वाटर। जस्ट अ मिनट, ये क्या है आपका सप्लाइड वाटर, क्या है सप्लाइड वाटर। और जो आपको वर्टिकली दिख रहा है ये क्या है इल्ड, क्या है इल्ड, समझ रहे हैं, ये क्या है आपका इल्ड। ठीक है, तो इल्ड और सप्लाइड वाटर के बीच एक कर्व होता है कुछ इस तरीके का, एक कर्व होता है। देखो यदि हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटी इतनी है, इतना हमारे पास पानी है, जो सप्लाइड वाटर इतना है, तो क्या होगा, ये हमारी जो इल्ड होगी कुछ इतनी होगी, ये हमारी इल्ड कितनी होगी, इतनी होगी। यदि हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल होती है, देखो मैं बात कर रहा हूँ, जो समझो मेरी बात को, मैं बर्फ़ा की बात किया, मतलब यदि बर्फ़ा होती है तो मॉइस्चर कंटेंट इतना ज़मीन में है, मॉइस्चर कंटेंट इतना ज़मीन में है, तो आपकी फसल की उत्पादन कितना होगी, इतना होगा। इल्ड मतलब होता है पैदावार, क्या होता है पैदावार, इतनी पैदावार होगी। लेकिन यदि आपके पास इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल होगी तो आप पानी इतना बढ़ा दोगे, इतना आप पानी बढ़ा दोगे तो आपकी जो पैदावार है इतनी बढ़ जाएगी, आपकी जो पैदावार है इतनी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो आप मैक्सिमम इल्ड को अचीव कर सकते हैं, मैक्सिमम ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आपने इतना मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा दिया, इतना आपने मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा दिया। आप इतना मॉइस्चर कंटेंट कैसे बढ़ा पाएंगे, यदि आपके पास इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल होगी। तो हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल थी, तो मैंने इतना मॉइस्चर कंटेंट को बढ़ा दिया सॉइल में, तो हमारी ग्रोथ इतनी हो गई। तो हम ऑप्टिमम ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं, मैक्सिमम ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज हमारे पास इतना ही होता। यदि यहाँ पर 100 क्विंटल गेहूँ हो रहा है तो यहाँ पर आपके पास हो सकता है 40 या 60 क्विंटल होता, तो अब 40 क्विंटल का आपको नुकसान हो जाता। तो हमारे पास फैसिलिटी अच्छी थी इरिगेशन की, तो मैंने ऑप्टिमम ग्रोथ को अचीव कर लिया। ये फ़ायदा नंबर 2 होता है। फ़ायदा नंबर 3 है कि प्रमोटिंग इन लैंड नेविगेशन। लैंड नेविगेशन का क्या मतलब हुआ भाई, देखो लैंड नेविगेशन का क्या मतलब हुआ इसको समझिए। एक कोई कल्चरेबल लैंड है, यानी खेती योग्य ज़मीन है, खेती योग्य ज़मीन है, ठीक है। और इधर से कोई रिवर जा रही थी, इधर से कोई रिवर जा रही थी, तो मैंने क्या किया भाई, खेती योग्य ज़मीन है तो मेरे को थोड़ा बड़ा दया आ गई, यार बहुत सुंदर सी ज़मीन है, यहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे क्रॉप्स उग सकते हैं, मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी फसलें हो सकती हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई किसान भाइयों आप लोग खेती अच्छा करो, पानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो हम सिविल इंजीनियर इस रिवर से क्या करते हैं, कैनाल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कैनाल बनाते हैं। और एक बहुत बड़ी कैनाल है, बिग कैनाल है, किसी ज़िले में बनी हुई है, और पूरे गांव में पानी जाएगा इससे। फिर इससे छोटी छोटी कैनाल है जुड़ी होंगी, सब कैनाल होंगी। तो एक बहुत बड़ी कैनाल थी, इस कैनाल से मैंने पानी भेज दिया। कहाँ भेज दिया पानी, इनके खेतों में भेज दिया। तो ये लोग बहुत ही बढ़िया हैप्पी हो गए, है ना, क्या हो गए, हैप्पी हो गए कि यार पानी मिल गया मेरे को, मेरी फसल अच्छी होगी। मैंने कहा ठीक है, तो ये बड़ी कैनाल से मैंने पानी भेज दिया। फिर मैंने सोचा कि भाई यहाँ से यहाँ तक तो जाना ही पड़ता होगा लोगों को, मान लीजिए हो सकता है 50 किलोमीटर का हो, 40 किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक तो जाना भी पड़ेगा, तो अपन क्या कर सकते हैं, रोड ना बना के यहाँ क्या कर सकते हैं, बोट्स चला सकते हैं। क्या चला सकते हैं, बोट्स चला सकते हैं, छोटे छोटे शिप चला सकते हैं।
समझ रहे हैं, छोटे छोटे शिप चला सकते हैं, FHIPF। तो इस तरीके से हम लैंड नेविगेशन को प्रमोट कर रहे हैं, लैंड नेविगेशन को प्रमोट कर रहे हैं। तो आपसे कभी इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछ दे कि भाई आप ये बताओ, एज ए इरीगेशन इंजीनियरिंग में कोई वैकेंसी आई है, मतलब इरीगेशन डिपार्टमेंट में, और आपका इंटरव्यू चल रहा है कि आप इरीगेशन फैसिलिटी किसी पर्टिकुलर एरिया में लाते हैं, किस तरीके से आप नेविगेशन को प्रमोट कर सकते हैं। तो आप एक्सप्लेन कर देना कि जो बड़ी कैनाल होगी वहाँ बोट्स और हम शिप्स चला सकते हैं। ठीक है, ये फायदा नंबर 3 था। फायदा नंबर 4 है ड्राट कंट्रोल। ड्राट मतलब होता है सूखा, सूखे पर नियंत्रण, सूखे पे नियंत्रण, सूखे में हम कंट्रोल पा सकते हैं। देखो, यदि हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी तो ये हमारा क्या था, ये हमारा सप्लाइड वाटर था, SUPPLIED, सप्लाइड वाटर। और हमारा ये क्या था, यील्ड था, क्या था, यील्ड था। तो हमारे पास मान लीजिए इस 2021 की बात कर रहा हूँ, जब मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस साल हमारे पास पानी की फैसिलिटी, पानी वर्षा ही नहीं हो रही है, तो वर्षा नहीं हो रही है तो पानी कम है, पानी कम होगा तो हमारी जो फसल की पैदावार इतनी होगी। ठीक है, यदि हमारे पास पानी की फैसिलिटी अवेलेबल होती तो हमारी पैदावार कितनी होती, इतनी हो जाती है ना, इतनी हो जाती। तो हम सूखे की मार को झेल सकते हैं, सूखा पड़ भी गया तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उससे क्या होगा कि हमारे पास इरिगेशन प्रोजेक्ट है, पानी की फैसिलिटी है, तो हमारी जो पैदावार है वो प्रभावित नहीं होगी। तो सूखे पर नियंत्रण पा सकते हैं, है ना। अगला फायदा यह है कि जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हम किस तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट कर सकते हैं, किस तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट कर सकते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। तो किस तरीके से वाटर से हम इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट कर सकते हैं, आइए एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से। यार तो 1 मिनट, चलिए कोई नहीं। तो किस तरीके से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकते हैं इरिगेशन, यदि हमारे पास इरिगेशन प्रोजेक्ट अवेलेबल है। तो देखिए क्या करेंगे हम, इसमें आ जाता हूँ। जस्ट अ मिनट गाइज। ओके, समझ में आई बात, क्या समझ में आया होगा। देखो, ये आपका खेत था, है ना, आपको मैं एक खेत गिफ्ट कर रहा हूँ, और इरिगेशन इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद मेरे को वापस कर देना, क्योंकि मैं बार बार एक खेत बना रहा हूँ। तो आप बोलोगे सर मेरे पास तो खेत ही नहीं है, तो मैं आपको खेत गिफ्ट कर रहा हूँ। वैसे भी आप लोग बहुत अमीर लोग हैं, आप अच्छे पैसे वाले हैं। तो देखो, मैं आपको एक खेत गिफ्ट कर देता हूँ, और एटलीस्ट नौकरी लगने के बाद तो वापस ही कर देना। ये क्या है, आपका खेत है, ठीक है ना। यहाँ क्या होगा, आप फसल उगाए होंगे, मैं रेड कलर से बना देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, मैं क्या करने वाला हूँ, कैनाल के थ्रू पानी ला रहा हूँ, कैनाल के थ्रू पानी ला रहा हूँ। ये जो कैनाल थी, इस कैनाल के थ्रू मैं पानी ला रहा था, ठीक है। यहाँ कोई डैम था, यहाँ कोई डैम था, डायग्राम ऐसे तिरछा बन रहा है, आप लोग सीधा बना लेना। इसको बोलते हैं रिजर्वायर, जिधर पानी भरा रहता है, क्या बोलते हैं, रिजर्वायर। और इसको क्या बोलते हैं, डैम। तो इस डैम से हम क्या कर रहे थे, पानी ला रहे थे, इस डैम से हम क्या कर रहे थे, पानी ला रहे थे। और एक बहुत बड़ी कैनाल थी, एक बहुत बड़ी कैनाल थी। तो हमने क्या सोचा कि इस डैम से पानी तो आ रहा है, हम बीच में कहीं यहाँ टरबाइन लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, टरबाइन लगा देते हैं। ये क्या लगा देते हैं, टरबाइंस। ये आपका क्या होता है, रनर, जो एक शाफ्ट से कनेक्ट होता है।
तो इधर से पानी आएगा, तो पानी किस में पड़ेगा, ब्लेड में पड़ेगा। जब पानी ब्लेड में पड़ेगा तो ब्लेड रोटेट होगा, क्या होगा, ब्लेड रोटेट होगा। तो ब्लेड रोटेट होगा तो ब्लेड किससे कनेक्ट है, रनर से, और रनर किससे कनेक्ट है, शाफ्ट से, तो शाफ्ट घूमेगा और शाफ्ट कनेक्ट होता है जनरेटर से, तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। और इस कॉन्सेप्ट को यदि आपको डिटेल में समझना है किस तरीके से एक्चुअली में होता है, तो आपको हाइड्रोलिक मशीन थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, HM को पढ़ना पड़ेगा, हाइड्रोलिक मशीन को, उसको भी हम पढ़ाएंगे आपको। देखो होता क्या है, इधर एक खेत था, खेत में फसल थी, मैं इस डैम से पानी लेके जा रहा था कैनाल के थ्रू। तो मेरे मन में एक आइडिया आया कि हम एक काम कर सकते हैं, इस कैनाल में ना, इस जो पानी जा रहा है तो पानी जाएगा ही जाएगा, पानी थोड़ी यूज हो जाएगा, पानी कोई वेस्टेज में नहीं जाएगा। बीच में हम एक ऐसा सिस्टम बना देंगे जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी, टर्बाइन्स लगा देंगे और वहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो क्या होगा, जो पानी होगा ना, पानी किसको टक्कर मारेगा, टर्बाइन्स को मारेगा। तो क्या रोटेट होगा, शाफ्ट रोटेट होगा। और शाफ्ट कनेक्ट किससे होता है, जनरेटर से। किससे कनेक्ट होता है, जनरेटर से। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर सकते हैं। अगला जो फायदा नंबर है, एलिमिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। हम मिक्स्ड क्रॉपिंग को एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो जब क्या होता है, पानी की कमी होती है, तो हम क्या सोचते हैं कि यहाँ गेहूं के पौधों के साथ साथ, मान लीजिए गेहूं के पौधे हैं, तो गेहूं के पौधों के साथ साथ हम क्या बो देते हैं, सरसों भी लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, सरसों भी लगा देते हैं। ये आपके गेहूं के पौधे हैं और ये क्या है, सरसों के पौधे हैं। गेहूं के साथ साथ जौ या फिर सरसों हम लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि सरसों को आपको पहले काटना पड़ेगा, गेहूं को बाद में काटना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको मैन पावर ज़्यादा चाहिए होगी। तो मैन पावर ज़्यादा चाहिए होगी तो खर्चा भी ज़्यादा लगेगा, खर्चा भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, आपके पास पानी की फैसिलिटी कम थी, मतलब आपने सोचा कि हमारे पास इस साल पानी कम है, तो हम क्या करते हैं, गेहूं के साथ सरसों बो देते हैं, आपने दिमाग लगा लिया। लेकिन आप जब हार्वेस्टिंग करेंगे, इन्हें कटाई करेंगे, तब आपको थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा लगेगा, प्रॉब्लम भी होगी। ठीक है, और एक प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि जो न्यूट्रिएंट्स गेहूं के लिए फायदेमंद है, हो सकता है वो सरसों के लिए फायदेमंद ना हो, ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो यदि हमारे पास पानी की फैसिलिटी अवेलेबल होती तो हम मिक्स्ड क्रॉपिंग को क्या करते, डिनाई करते, मना करते, भाई मिक्स्ड क्रॉपिंग नहीं करनी है, हम अलग अलग क्रॉपिंग करेंगे, अलग अलग पौधे, अलग अलग फसल उगाएंगे अलग अलग खेत में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यदि हमारे पास पानी की फैसिलिटी अवेलेबल होगी तो हम क्या करेंगे, मिक्स्ड क्रॉपिंग को डिनाई करेंगे। ठीक है, एलिमिनेट करेंगे। समझ में आ रहा होगा यार, इतने सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। लेफ्ट डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल, ON है ना, क्या है, ON। ON, हाँ, लेफ्ट डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। हमें वर्षा पर कम डिपेंड रहना पड़ेगा, हमें वर्षा पर कम डिपेंड रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वर्षा नहीं होगी तो हमारी खेती नहीं होगी। हम आश्रित नहीं रहेंगे कि यार वर्षा होगी तभी हमारी खेती होगी। हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल होगी तो हम डिपेंड ही नहीं रहेंगे। ठीक है, हम डिपेंड ही नहीं रहेंगे। यदि वर्षा नहीं होगी तो देखो क्या होगा, यदि वर्षा नहीं होगी, रेन नहीं होगी, तो सॉइल का जो मॉइस्चर कंटेंट है ना, मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम इरिगेशन कर देंगे, क्या कर देंगे, इरिगेशन कर देंगे। तो इरिगेशन कर देंगे तो क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाएगा तो हमारा क्या होगा, यील्ड बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, यील्ड बढ़ जाएगी। देखो यदि वर्षा नहीं होती, ये आपका क्या था, मॉइस्चर कंटेंट का था ना, या फिर सप्लाइड वाटर, और ये क्या था आपका, यील्ड। तो वर्षा नहीं होती तो आपकी फसल इतनी होती। तो मैंने क्या किया कि यहाँ से यहाँ तक का मॉइस्चर कंटेंट बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, किसके थ्रू, सिंचाई के थ्रू। तो हमारी यील्ड कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। ठीक है, तो हमें डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा वर्षा पर। इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, यदि आप इरिगेशन प्रोजेक्ट लाते हैं, एक फ़ायदा और हो सकता है, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। डोमेस्टिक वाटर सप्लाई ये क्या हो सकता है, किस तरीके से इरिगेशन प्रोजेक्ट को हम ला करके डोमेस्टिक वाटर सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। देखो सिंपल लैंग्वेज में समझो कि एक कोई खेत था, सिंपल एक कोई खेत था जो मैंने आपको गिफ्ट किया था स्टार्टिंग में।
इस खेत में आपको पानी लेके जाना था, इस खेत में आपको पानी लेके जाना था किसी रिवर या डैम से, किसी रिवर या फिर आप डैम से पानी लेके जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? अपने खेत में, मतलब उस एक खेत में नहीं, बहुत बड़ी एरिया है ना। ऐसा नहीं कि एक खेत में लेके पानी जाओगे, 1 एकड़ का खेत है आप उसमें पानी लेके जा रहे हो, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी एरिया होगी तभी वहाँ जाएगा कैनाल वगैरह। एक कैनाल था, तो आपने क्या सोचा, ये जो बस्ती है इधर साइड, यहाँ जहाँ लोग रहते हैं, ये घर है लोगों के, ठीक है, मान लो इधर भी कोई घर है, इधर भी घर है। तो अब मैंने क्या सोचा कि लोगों को पानी भी चाहिए पीने के लिए, लोगों को पीने के लिए पानी भी चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, इससे छोटी कैनाल वगैरह बना लेंगे, इससे भी छोटी कैनाल वगैरह बना लेंगे, और पानी को ले जाके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, WTP में, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी को साफ करेंगे, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे, और उस साफ पानी को इस जो टाउनशिप है जहाँ घर बने हुए हैं सप्लाई कर देंगे, और यहाँ भी जो टाउनशिप है यहाँ भी सप्लाई कर देंगे। तो फायदा क्या हुआ, हम रिवर या डैम से कैनाल बना करके खेत में पानी ले जा रहे थे, तो वहाँ के लोगों को पानी पीने के लिए भी चाहिए ना, डोमेस्टिक यूज के लिए भी चाहिए, घरेलू यूज के लिए भी पानी चाहिए। तो मैं क्या किया, उस पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाके साफ किया, पानी को अच्छे से साफ किया, ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया, और उस पानी को मैंने जितना पानी चाहिए उतना पानी सप्लाई कर दिया। इस तरीके से हम डोमेस्टिक वाटर सप्लाई को बढ़ावा देंगे, इम्प्रूव कर सकते हैं। किसके थ्रू? इरिगेशन के थ्रू। अगला फायदा है फ्लड कंट्रोल। किस तरीके से हम फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं? देखो, हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आपको एक्चुअली में समझना है इरिगेशन इंजीनियरिंग को तो पढ़ना पड़ेगा अच्छे से यार। फ्लड कंट्रोल, तो हम किस तरीके से फ्लड कंट्रोल कर सकते हैं? देखो, ये आपका गांव था, ये आपका गांव है, और मान लीजिए बहुत अच्छी बरसा हो गई, बहुत तेज़ बरसा हो गई, तो आपके गांव में क्या होगा, फ्लड आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, तो लोग परेशान होंगे ना, बाढ़ आएगी तो परेशान होंगे। तो क्या था कि उस गांव में इरिगेशन प्रोजेक्ट था, क्या था उस गांव में इरिगेशन प्रोजेक्ट था, ये थी रिवर, क्या थी रिवर, और इस रिवर से उस गांव में मैंने सिंचाई के लिए बहुत सारे कैनाल बनाए थे। क्या बनाए थे? कैनाल बनाए थे। इस तरीके से बहुत सारे कैनाल बनाए थे, छोटे छोटे कैनाल हैं, एक कोई बड़ी कैनाल भी होगी। तो क्या था, पानी हम लेके जा रहे थे, अब उल्टा क्या हो गया, उधर गांव में वर्षा हो गई, बहुत ज़्यादा वर्षा हो गई, तो वर्षा का जो पानी है ना, इन कैनालों के थ्रू, इन कैनालों के थ्रू किससे आ जाएगा, एक बड़ी रिवर में आ जाएगा। देखो समझो, एक गांव था, गांव में बहुत ज़्यादा वर्षा हो गई, तो मैंने गांव में पहले से सिंचाई के लिए, फसल की सिंचाई के लिए मैंने कैनाल बना रखे थे। तो जो वर्षा होगी ना, उस वर्षा का पानी उल्टा उस कैनाल के थ्रू इस रिवर में आएगा, किस में आएगा, रिवर में आ जाएगा, या फिर किसी बड़ी रिवर में, और बाद में जाकर कहाँ मिल जाएगा, एक समुंदर में मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? समुंदर में मिल जाएगा। तो गाँव में क्या होगी, फ्लड नहीं आएगी, गाँव में फ्लड नहीं आएगी, बाढ़ नहीं आएगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो रिवर थी, इस रिवर में हमें कोई डैम बना देता, इस रिवर में मैं कोई डैम बना देता, ये आपका जो रिवर है ना, मैं यहाँ डैम बना देता, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, देखो इसका वाटर लेवल मान लो इतना हो सकता है, इतना हो जाए, तो डैम आपका इतना बड़ा था, मान लो इतना बड़ा, इसका वाटर लेवल इतना हो जाएगा, इतना पानी भर जाएगा इधर। इधर जो पानी जाएगा वो बहुत कम जाएगा, पानी क्या होगा, बहुत कम जाएगा। मतलब टोटल पानी को मैंने इस डैम में स्टोर कर लिया, पानी को मैंने डैम में स्टोर कर लिया, तो गांव में बाढ़ नहीं आएगी। ये भी एक चीज़ होता है, एक फ़ायदा है, हम बाढ़ पे नियंत्रण ला सकते हैं, बाढ़ पर नियंत्रण ला सकते हैं। यदि हमारे पास इरिगेशन प्रोजेक्ट है तो हमारा रिवर होगी, कैनाल होगा, डैम होगा, और उसके थ्रू हम बाढ़ पे नियंत्रण ला सकते हैं। एफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, वनीकरण। क्या होता है? वनीकरण। किस तरीके से, देखो ये आपका रिवर है, एक कैनाल के थ्रू पानी जा रहा था, ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया में कैनाल के थ्रू पानी जा रहा था। देखो मैं बार बार डायग्राम में इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। इस पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारी क्रॉप्स थी, बहुत ज़्यादा क्रॉप्स थी, है ना, ये फसलें हैं, क्या है, फसलें, इनकी सिंचाई के लिए पानी जा रहा था। तो हुआ क्या कि मैंने देखा यार कि इधर का जो एरिया है और इधर का जो एरिया है एक ट्री लेस है। क्या है? ट्री लेस है, ये भी ट्री लेस है, मतलब यहाँ पेड़ पौधे बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने क्या सोचा कि यहाँ पे एक छोटी कैनाल बनाएंगे,
सब कैनाल बनाएंगे और इधर से भी एक छोटे कैनाल बनाएंगे। क्या करें, छोटे कैनाल बनाएंगे और जो ट्री लेफ एरिया है ना, यहाँ पेड़ पौधे उगा देंगे। क्या करेंगे, पेड़ पौधे उगा देंगे। तो इससे क्या हो रहा है, हम पेड़ पौधे, जो खाली एरिया था, मतलब जो बंजर एरिया था, मतलब जहाँ कुछ पेड़ पौधे ही नहीं थे, तो हम क्या किए, वहाँ पेड़ पौधे उगा दिए। डिफॉरेस्टेशन को हम इंकरेज कर रहे हैं, है ना, वन को बढ़ा रहे हैं, पेड़ पौधों को बढ़ा रहे हैं। तो इरिगेशन प्रोजेक्ट लाने से केवल फसलों को ही नहीं, केवल फसलों को हम पानी नहीं, बल्कि बहुत सारे फायदे हमारे पास हैं, है ना, बहुत सारे फायदे हैं। एक ही एंगल से किसी भी चीज़ को नहीं देखा जाता, बहुत सारे फायदे हैं, इतने सारे फायदे हैं। मैंने 10 फायदे आपको बता दिए, इनको समझ लो, लिख लो अच्छे से, ठीक है। 1 मिनट, इतना बड़ा वीडियो हो गया, तो वीडियो को हम यहीं पॉज करते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे ड्रॉबैक ऑफ इरिगेशन। तब तक इसको अच्छे से आप नोट्स बना के लिख लीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।